सभी साथियों को बोर्ड और ये दिख रहा है, आवाज साफ साफ पहुंच रही है। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो देख लिया है हायर एजुकेशन में, प्राचीन शिक्षा, मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, और तीसरा कल हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई। आज हम देखेंगे आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था किस तरह से लागू किया जाता है, क्यों, कौन कौन सी रिपोर्टें आती है, कौन कौन से सिफारिश लागू की जाती है। तो यही सब बिंदुओं पर हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले आजादी के बाद आजादी के पश्चात भारतीय शिक्षा। चलिए, तो आप देखेंगे भारतवर्ष जब आजाद हो जाता है, इसके बाद जो सरकार प्रधानमंत्री होते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू होते हैं, उनके समक्ष एक चुनौती होती है कि एक राष्ट्र का निर्माण करना, और राष्ट्र भी कैसा, एक आधुनिक राष्ट्र का निर्माण करना, क्योंकि दुनिया अभी अभी विश्व युद्ध से उभरा था। और आप देखेंगे कि एक दो विभाजन हो गया था। एक विभाजन जो है ये हो गया था लोकतांत्रिक देश का, और दूसरा कम्युनिस्ट देश का। चलिए, और सारी जो विश्व युद्ध की लड़ाइयाँ हुई थी, उसमें जो साइंस है, खोज है, इन तमाम चीज़ों का उपयोग किया गया था। तो एक तरफ जो था कि आप देखेंगे पश्चिम के समृद्ध देश है, तो भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है, तो इसका मकसद, इसका उद्देश्य था कि कैसे हम राष्ट्र का निर्माण करें। और नेहरू जी का मानना था कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है, या राष्ट्र का निर्माण जो है कौन कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। चलिए, अब शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, तो उन्होंने शिक्षा कैसी हो, इस पे इन्होंने महत्वपूर्ण काम किए। एक तरफ देखेंगे कि इसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, शिक्षा का स्वरूप। तो शिक्षा का स्वरूप इनके यहाँ जो है, ये क्या है, समावेशी, समतापरक, समावेशी कहिए, समतापरक, समानता, चौथा आप देखेंगे आधुनिकता, और धर्मनिरपेक्ष। ये सब इनकी मूल बातें हैं कि हमारे यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसमें एक और शब्द लगा लीजिएगा, तो है वैज्ञानिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो भारतीय शिक्षा का जो मूल रहने वाला है वो यही रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे जो गांधी जी या अंबेडकर जी दोनों के, अगर आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था या भारतीय राजनीति को जानना है आज़ादी के बाद, तो आप इनको तीन व्यक्ति, महान व्यक्ति के आलोक में देख सकते हैं। गांधी, नेहरू और अंबेडकर जी का प्रभाव हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे है और शिक्षा व्यवस्था पर भी है। तो ये इनके स्वरूप थे। इसके लिए इन्होंने काम क्या क्या किया, ये आपको जानना महत्वपूर्ण है। आप जानते होंगे इन्होंने आईआईटीज का स्थापना किया। आईआईटीज की जो स्थापना करते हैं, तो ये जाते हैं अमेरिका, और अमेरिका में देखते हैं कि तकनीक के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, टेक्निकल स्टडीज के लिए अलग से इंस्टीट्यूशन है, जिसे आप लोग जानते होंगे एमआईटी के नाम से। अभिजीत बनर्जी जो है यही पढ़ाते हैं, जो अभी 2-3 साल पहले जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आईआईटीज, इसके लिए आईआईएम, इसकी स्थापना करते हैं। अब सिर्फ आईआईटी, आईआईएम की स्थापना करने से काम नहीं होगा, इसके साथ कि तकनीकी शिक्षा में अलग से एक शोध का संस्थान हो। तो सीएसआईआर की स्थापना करते हैं। उस शिक्षा में सुधार और वित्तीय पोषण करने के लिए यूजीसी की स्थापना करते हैं। बाल शिक्षा के लिए एनसीईआरटी की स्थापना करते हैं। चलिए, एक बहुत फेमस हमारे यहाँ पर्सनालिटी है, उनको आप लोग जानते होंगे, भाभा नाम है उनका।
जानते हैं, भाभा परमाणु केंद्र भी है, तो परमाणु केंद्र की स्थापना, तो ये सब ये करते हैं। और इसी का छाप देखेंगे हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर है। अब देखिए कि इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि हमें जो पढ़ना है और फर्स्ट पेपर पढ़ना है उसमें बहुत सारी जो है फैक्ट बातें हैं। तो जो क्लास है, जो साहित्यिक क्लास होती है और जो फर्स्ट पेपर की क्लास होती है, उसमें तथ्यात्मक अधिक है। तो हमारे लिए भी यह चुनौती होता है कि कैसे आप लोगों को बांध के रखे, किस तरह से जो क्लास को मनोरंजक तो इसमें बनाना मुश्किल होता है, लेकिन हमारी जो कोशिश है वो है कि कैसे आपको, है ना, कि ध्यान पूर्वक आप लोग क्लास ले पाए, बिठा के रखे। चलिए, खैर, तो आप देखेंगे इन्होंने, इनके समय में एक जो सलाहकार बोर्ड था, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, वो आ गया था। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सिफारिश करते हैं, CAB एक सिफारिश करते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के लिए 2 आयोग होना चाहिए जो हमारे रिपोर्ट प्रस्तुत करे। एक है उच्च शिक्षा और एक है अपना माध्यमिक शिक्षा। 2 के लिए अलग अलग से आयोग हो। इन्हीं के अनुशंसा पे आजादी के बाद हमारे यहाँ एक जो उच्च शिक्षा के लिए बनता है, राधा कृष्ण आयोग बनता है, राधा कृष्णन आयोग। चलिए, इससे आप, इसका जो समय है 1948। दूसरा आप देखेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको जो कहा जाता है, इसके जो हेड थे ये मुदालियर थे, मुदालियर। तो इसे मुदालियर आयोग के भी नाम से जाना जाता है। खासकर ये CAB की अनुशंसा पे 2 आयोग की, CAB जो है उसके अनुशंसा पे 2 आयोग का गठन किया गया था। एक का समय है इसका 1948 और इसका जो समय है 1952। चलिए, अब हम लोग डिटेल से देख लेते हैं राधा कृष्ण आयोग के बारे में। चलिए, कहीं कोई सवाल होगा, कुछ चीज जानना चाहेंगे, ठीक है। चलिए, राधा कृष्ण के बारे में जानते हैं आप लोग। ये हमारे देश के राजदूत रह चुके हैं, भारतीय राजदूत, ठीक है। इनकी एक किताब है इंडियन फिलॉसफी, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, और कई प्रसंग है इनके। स्टालिन के साथ जो इनकी बातचीत है वो महत्वपूर्ण है। कभी आप लोगों को मौका मिले, समय लगे तो वो खोजिएगा कि स्टालिन के साथ राधा कृष्णन की बातचीत है वो कितना महत्व है। दूसरी एक और बात, इन पे एक आरोप लगा है कि इन्होंने अपने छात्र के थीसिस को चुरा के अपनी किताब छपवाई है, चोरी के। खैर, तो राधा कृष्णन जो थे मूलतः एक दार्शनिक थे, मूलतः एक दार्शनिक थे। तो इन्होंने जिस तरह के शिक्षा का नींव रखा वो शिक्षा ये था कि हमें जो है भारतवर्ष के विद्यार्थियों को सिर्फ साक्षर नहीं करना है, सिर्फ साक्षर नहीं करना है, इसके साथ साथ ही हमें आध्यात्मिक आध्यात्मिक एवं दार्शनिक शिक्षा भी प्रदान करना है। आध्यात्मिक और दार्शनिक शिक्षा भी हमें प्रदान करना है। ये इनका महत्वपूर्ण था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी प्रमुख अनुशंसा क्या क्या रही है, ठीक है। चलिए, कुछ अनुशंसाएं देख लीजिए, ठीक है। तो अनुशंसा नंबर 1 है कि विश्वविद्यालय से पूर्व, यानी कि विश्वविद्यालय में आप पांव रखे उससे पूर्व जो है 12 वर्ष का अध्ययन हो जाना चाहिए, 12 वर्ष पूर्व अध्ययन हो। दूसरी जो इनकी अनुशंसा है वो है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में जो परीक्षा डेट हो, परीक्षा डेट से पहले, परीक्षा से पहले कम से कम 180 दिन की पढ़ाई हो, 180 दिन की पढ़ाई अनिवार्य हो, ठीक है, ये होनी चाहिए। अभी आप देखेंगे आप लोगों के यहाँ 75% जो है वो अटेंडेंस लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए, तीसरी इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसा है, अभी आप जानते हैं जैसे आपको प्रशासनिक सेवा में जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो आपको एटलीस्ट कौन डिग्री मानता है?
कि एटलीस्ट आपके पास जो है ये डिग्री होनी चाहिए। जैसे बीपीएससी है या यूपीएससी है, अगर इसमें आपको फॉर्म भरना है तो कौन सी डिग्री चाहिए? एटलीस्ट ग्रेजुएशन होना है। हाँ, तो ये कहते थे कि प्रशासनिक सेवा के लिए स्नातक की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इनकी बात मानी नहीं गई, इन्होंने अनुशंसा किया था। चलिए, इसके बाद आप देखेंगे चौथी जो इनकी महत्वपूर्ण अनुशंसा है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला जाए। समवर्ती सूची आप लोग जानते होंगे, यानी कि जहां हमारे यहाँ जो पावर का विभाजन है वो दो तरह से है, एक है केंद्र और एक है राज्य, अपने अपने दोनों के शक्ति है। तो इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है इन दोनों का कॉमन विषय होना चाहिए, जो बहुत बाद में जो लागू होता है, इंदिरा गांधी के समय में ये लागू होता है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को डाला जाना चाहिए, इससे पहले स्टेट के पास ये था। ठीक है, चलिए, इसके बाद इनकी दो और अनुशंसा है। इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय के हमें है ना ग्रामीण क्षेत्र में भी खोलना चाहिए, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय हो। ग्रामीण विश्वविद्यालय की इन्होंने अनुशंसा किया था, जो संभव नहीं हो पाया। चलिए, एक और अनुशंसा इन्होंने किया है जो आज तक आप लोग जानते हैं। कई बार आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में जो एक पद होते हैं, एक होते हैं पाठक, रीडर, देखें, एक होते हैं व्याख्याता। कभी आप लोग कंफ्यूज हुए हैं इसमें कि पाठक क्या हो, लेक्चरर कौन होते हैं, या ये जो रीडर होते हैं, इसमें क्या अंतर है, या सब एक होता है? इन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय स्तर पे 4 पदों का सृजन करना चाहिए। कितने पद होने चाहिए? 4 पद। और ये जानना आप लोगों के लिए काफी आवश्यक है, 4 पद कौन कौन से हो। चलिए, इस 4 पद को आपको बता देते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ पद होगा, सबसे ऊंचा जो होगा, वो होगा आपका प्रोफेसर। ठीक है, प्रोफेसर का काम जो होगा वो ये सर्वोच्च पद है। सर आवाज थोड़ी रुक रुक के आ रही है, अटक रही है मतलब। क्या अन्य दूसरे साथी हैं, उनके साथ भी ये दिक्कत है, आवाज रुक कर आ रही है? नहीं। हो सकता है आपके यहाँ दिक्कत हो। चलिए, और मैं जल्दी माइक ले लूँगा, वो वाला स्टैंड वाला, तो ये है ना दिक्कत दूर हो जाएगी। चलिए, तो सर्वोच्च पद होते हैं ये प्रोफेसर होते हैं, और आप देखेंगे कि इनका काम जो है कि सिर्फ शिक्षा देना नहीं होगा, बल्कि इनका काम होगा मौलिक अनुसंधान कराना। मौलिक अनुसंधान कराना यानी रिसर्च कराना। ठीक है, और अभी के समय में इनके पास जो है 8 रिसर्च ये करवा सकते हैं। दूसरे पद पे जो आते हैं इसको कहते हैं पाठक। पाठक को आप जानिएगा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। एसोसिएट प्रोफेसर ये इनसे कम अनुभवी होते हैं, ये पढ़ाना और शोध कराना इनका काम होगा। ये एक साथ में 6 शोधार्थी को शोध करा सकते हैं। इसके बाद आते हैं लेक्चरर, या इसे कहेंगे आप इसको कहा व्याख्याता। व्याख्याता जिससे आप समझिएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो काम होगा वो मूलतः काम क्या होगा? पढ़ाना होगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत शोध ये करवा लेंगे। चौथा पद इन्होंने ट्रेनर का रखा था, प्रशिक्षक। प्रशिक्षक जो है आमतौर पे इनका काम पढ़ाना शोध कराना ना होके विद्यार्थी को हेल्प करना होगा। तो ये 4 पद सृजन करने के लिए कहा गया था यूनिवर्सिटी सिस्टम में, और जो कि हुआ भी। ठीक है, तो चलिए एक बार आप लोग इसे पुनः देख लीजिएगा कि क्या क्या अनुशंसा रहे इनके, कि 12 वर्ष पूर्व पढ़ाई हो, विश्वविद्यालय में आने से पहले 180 दिन की परीक्षा पूर्व पढ़ाई होनी चाहिए, प्रशासनिक सेवा में स्नातक की आवश्यकता नहीं है, समवर्ती सूची, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाना चाहिए। इसके बाद ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना। अगला जो है विश्वविद्यालय स्तर पे 4 पदों का सृजन किया जाना चाहिए। और इन्हीं के अनुशंसा पे 1952 में यूजीसी की निर्माण होती है। यूजीसी आता है। यूजीसी आप जानते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट
कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, अगला जो है वो है आपके मुदलियार। और मुदलियार जो आया था, ऊपर ही आपको कह दिया गया है कि मुदलियार किस लिए आए थे। मुदलियार या मुदालियर, दोनों में से। उच्च उच्च शिक्षा, नहीं, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए। माध्यमिक शिक्षा, ये माध्यमिक, सॉरी माध्यमिक शिक्षा। कोई नहीं, माध्यमिक शिक्षा के लिए आए थे। इनका जो अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, तो इन्हीं के नाम से है मुदलियार आयोग। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या किया कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी, ठीक है, उच्च मध्य, है ना, कि मध्य, ये उच्च विद्यालय होता है, इसके बाद क्या होता है उच्चतर विद्यालय, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल। चलिए, इन्होंने कुछ जो है कि अनुशंसा जैसे किया था, इसमें एक खास ये था, इन्होंने कहा कि एक ऐसे स्कूल का निर्माण हो जो सभी चीज़ों की शिक्षा देता हो, यानी कि जिसमें गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत, कृषि, ये सब चीज़ पढ़ाई होनी चाहिए। तो मल्टीपर्पस स्कूल की स्थापना की बात इन्होंने किया था, मल्टीपर्पस स्कूल। दूसरी इनकी अनुशंसा था कि जो मार्क या परीक्षा लेने के जो तरीके हैं वो सब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि जो परीक्षा प्रणाली हो वो ऑब्जेक्टिव हो। इसके बाद अंक भी दिए जाएंगे, तो ये 80%, 84% न देके अंक क्या हो, सांकेतिक हो। अंक क्या हो, सांकेतिक। जैसे ग्रेड दिया जाता ना ए प्लस, उस तरह से अंक जो है सांकेतिक होने चाहिए। ठीक है, चलिए, एक और महत्वपूर्ण उनके सुझाव थे जो शिक्षक के लिए थे। इन्होंने कहा शिक्षक को 3 लाभ दी जानी चाहिए, शिक्षक के लिए त्रिलाभ योजना, और ये काफी महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक याद था। त्रिलाभ क्या होता है वो आपको बता दे कि कोई भी कर्मचारी काम करता है तो एक तो उनका पीएफ कटना चाहिए, दूसरा पेंशन, और तीसरा क्या होना चाहिए, इंश्योरेंस। तो ये 3 एक टीचर को मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए, और इनकी ये बात मानी गई। ठीक है, चलिए, तो इसमें इतना आप ध्यान रखेंगे, ये काफी है। आगे बढ़े। चलिए, अगला आ जाता है भावनात्मक एकता समिति। भावनात्मक एकता समिति जो है, इसके नाम से ही जानिएगा, इसका जो मकसद था, ये मकसद या उद्देश्य जो था कि किस तरह से भारतीय शिक्षण व्यवस्था में मूल्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये मूल्य शिक्षा पे बल देते हैं। इनके जो अध्यक्ष थे ये संपूर्णानंद थे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये 1961, ये महत्वपूर्ण है। मूल्य शिक्षा, अब आप लोगों के लिए कुछ जरूरी चीज बता दें कि देखेंगे हम और आप जहां पढ़े हैं स्कूल में, तो वहां 2 चीज अनिवार्य रूप से होता है। एक होता है मॉर्निंग असेंबली और उसमें है प्रार्थना, होता है। आप या हम में से जो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये नापसंद भी होगा, और असेंबली में जो शामिल होना अनिवार्य होता है, हमको मन की शक्ति देना। तो इन्होंने अनुशंसा किया कि ये वो जो चीज हम और आप लोग करते हैं या भोगते हैं वो इन्हीं के कारण है। इन्होंने ही अनुशंसा किया था कि डेली जो है मॉर्निंग असेंबली हो, और मॉर्निंग असेंबली में होने के साथ साथ सिर्फ मॉर्निंग असेंबली ही ना हो, इसमें 2 चीजें हो। एक तो हो गया कि सामूहिक गीत, जो भी आपको स्कूल तय करता है, एक सामूहिक गीत, और दूसरा हो गया राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, नेशनल प्लेज होता है ना, ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा, ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और सिर्फ प्राइवेट स्कूल में नहीं, इन्होंने बाद में जो है प्राइवेट स्कूल के लिए भी कर दिया, और ये चीज होता है।
चलिए, इसके बाद इन्होंने सिर्फ है कि विद्यार्थी को कष्ट ही नहीं दिए, विद्यार्थी के आराम भी दिए। इन्होंने कहा कि विद्यार्थी को एजुकेशनल टूर होना चाहिए, एजुकेशनल टूर, ताकि वो देख सिर्फ जो है पढ़ के ना समझे बल्कि देखे भी। तो ये व्यवस्था, इनकी 4 अनुशंसाएं महत्वपूर्ण। तीसरा है करिकुलर एक्टिविटीज। ये महत्वपूर्ण अनुशंसाएं था इनका। इन्होंने कहा कि बच्चे को जो है कि अन्य जो संस्कृति है उनके साथ भी शिक्षा दी जानी चाहिए। यानी कि जब एजुकेशनल टूर हो, या आप ऐसे है कि जैसे मान लीजिए कि बिहार के विद्यार्थी है तो वो तमिलनाडु के जो शिक्षण व्यवस्था है या संस्कृति है उससे भी परिचित हो, तो आपको इस तरह से पाठ्यक्रम तय करने हैं या इस तरह से एक्टिविटीज रखने हैं। चौथी इनकी अनुशंसा थी, वो आप देखेंगे कि हम लोग में से थर्ड में क्या लिखा है? को करिकुलर एक्टिविटी। चौथी अनुशंसा इनकी आप देखेंगे, हम और आप सभी लोग अपने स्कूली शिक्षा के दौरान बहुत सारे महान संतों, सामाजिक सुधारक के बारे में पढ़ा था। इसी समिति ने अनुशंसा किया है कि बालक को जो है यानी कि शिक्षा में क्या है, महान संत जो हुए, चाहे वो ये सभी धर्मों के, ये ध्यान रखिएगा, सभी धर्मों के महान संत एवं जो समाज सुधारक हुए हैं, समाज सुधारक एवं हमारे राजनेता हुए हैं, राजनेता में जो उन्होंने अच्छा काम किया देश के लिए, इनकी जीवनी जो है वो लगा होना चाहिए पाठ्यक्रम में, और ये अभी तक हमारे यहाँ चलता है। ठीक है, तो ये 4 अनुशंसा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए, यानी कि मॉर्निंग असेंबली, एजुकेशनल टूर, को करिकुलर एक्टिविटीज और महान संत और समाज सुधारक के बारे में पढ़ाई। चलिए, इसके बाद है कोठारी आयोग। ये हमारे अभी तक के जितने भी आयोग हैं उनमें से महत्वपूर्ण है। दौलत सिंह कोठारी के नाम पे इनका है, और ये आपका आया था 1964 में। कोठारी आयोग, इन्होंने एक सबसे ज्यादा जो विस्तृत, व्यापक और समावेशी शिक्षा को लेकर चलता है तो ये कोठारी आयोग ही लेके चलता है। सबसे पहले तो इन्होंने किया कि ये जो तुम लोग अलग अलग आयोग बनाते हो कि उस शिक्षा के लिए अलग और प्राइमरी शिक्षा के लिए, इसको बंद करो। ठीक है, यानी कि दोनों को समाहित किया इन्होंने, यानी कि प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी, तो ये दोनों ये समाहित करते हैं। इसके बाद इनके सामने जो कुछ चुनौतियां थी, आप देखेंगे कि उस समय तक हमारा जो भारतीय संविधान में कहा गया था कि हिंदी भाषा जो है 15 वर्ष के लिए तक जो राजभाषा और सहयोगी भाषा के रूप में रहेगा। 15 वर्ष के बाद ये राष्ट्रभाषा के रूप में या पूरे भारतवर्ष में एक भाषा, ये हिंदी भाषा लागू हो जाएगी। इसका साउथ में विरोध शुरुआत हो गया था, तो एक समस्या इनके सामने ये था। चलिए, दूसरा समस्या इनके था कि अभी तक जितने जो आयोग आए हैं उनके काम हुए हैं, वो काम उतने इनको संतोषजनक नहीं लगा, तो इसमें अब क्या सुधार किया जाए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सुधार किए, और इनके सुधार जो थे या इनके सिफारिश जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक देखेंगे, पहला तो यही था कि 1 से लेके 10 तक कंपलसरी, अनिवार्य रूप से आपको 2 विषय पढ़ना ही पढ़ना है, और वो है आपका साइंस और मैथ्स। अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, पहले से लेकर 10वीं तक सभी जगह है। यस सर। चलिए, दूसरी इनकी अनुशंसा आप देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो स्थापना हुई थी, इन्होंने कहा था एनसीईआरटी को जो प्राथमिक शिक्षा का भार दे दिया, यानी कि प्राथमिक या विद्यालय शिक्षा का जो भार है इनको दे देना चाहिए। तीसरी अनुशंसा आप देखेंगे कि जो केंद्रीय सलाहकार, शिक्षा सलाहकार बोर्ड है, सीएबी, इसको
और अधिकार दे। इनको जो अधिकार है इसके अधिकार में इजाफा की जानी चाहिए। चौथी अनुशंसा आप इनके देखेंगे कि शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया जाए। राष्ट्रीय महत्व का विषय, अभी आएंगे इनके महत्वपूर्ण जो सुधार सिफारिश है उस पे हम लोग आएंगे। है, चलिए इनकी जो 3 चीजें हैं जिसको आप लोग को याद रखना ही रखना है, वो आप देख ले। कोठारी आयोग के जो महत्वपूर्ण 3 चीजें हैं वो आपको याद रखना ही रखना है, यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। इन्होंने कहा शिक्षा पे नेप की शुरुआत की जानी चाहिए। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इन्होंने ही सिफारिश किया था कि हमारे भारतवर्ष के पास जो क्या होना चाहिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद राज्य सरकार को भी एक एजुकेशन एक्ट बनाना चाहिए। उसका नाम था स्टेट एजुकेशन एक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने डिग्री जो कहा था कि 3 वर्ष के लिए होगा पास कोर्स और 4 वर्ष के लिए होगा ऑनर्स कोर्स। 4 वर्ष के लिए ऑनर्स। अगली आप इनकी अनुशंसा देखेंगे। ठीक है, जो नहीं मानी गई, अगर मान लिया रहता तो आज हमारे भारतवर्ष में शिक्षा व्यवस्था का जो हाल है वो इतना बदहाल नहीं होता। इन्होंने कहा था आईईएस पद का सृजन। क्या होगा इसका मतलब, इंडियन एजुकेशन सर्विस। अभी देखिएगा अपने पास जो यूपीएससी से चयन होते हैं वो कौन कौन होते हैं, आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस, ये होते हैं। इन्होंने कहा था कि आईईएस भी होना चाहिए, इंडियन एजुकेशन सर्विस। और इस लेकिन हम लोगों ने या हमारे सरकार ने ये चीज़ किया नहीं और हम इससे पिछड़ते गए। इसके बाद इनकी एक अनुशंसा थी कि जो शिक्षा पे जो है कि जीडीपी का, हमारे जीडीपी का जितना भी है उसका 6% खर्च होना चाहिए। ये इस बार भी सवाल आया था। जो पहली बार है अनुशंसा इन्होंने किया था, बाद के सालों में सरकार ने बस इसे दोहराया है, माना नहीं है। अभी भी हम लोग हैं जो 1.5% है उससे कम ही करते हैं शिक्षा पे खर्च। हमारा जो 2 चीज़ है, एक जो आप देखेंगे आप लोग उस शिक्षा में, तो इस चीज़ को समझिएगा कि जो सुरक्षा पे हम लोग जितना खर्च करते हैं उससे लेस देन हम लोग शिक्षा पे खर्च करते हैं। किसी भी देश में या किसी भी देश का जो मेरा मानना है कि सर्वाधिक खर्च होना चाहिए वो शिक्षा पे होना चाहिए। अगर आपके यहाँ का शिक्षा व्यवस्था बेहतर है तो आपको विकास करने से कोई नहीं रोक सकेगा। अगर आपके यहाँ है शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं, बाकी सारी चीज़ें बेहतर है, कितना भी आप अमीर क्यों न है, रहेंगे आप किसी न किसी देश का गुलाम ही। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण सुझाव थे इनके, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। अगला आप देखेंगे, एक छूट गया है। चलिए, एक महत्वपूर्ण इनका तो छूट ही गया। एक है त्रिभाषा सूत्र, ये जानते हैं आप लोग। अब देखिए वहां तक है हंगामा मच गया था कि हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा कौन सी होगी, इसके लिए एकदम है ना हंगामा मच गया था, आदमी वादी मर रहे थे। तो इसके लिए है ना कि एक फॉर्मूला अपनाया गया, त्रिभाषा सूत्र, यानी कि बच्चे की 3 भाषा पढ़ेंगे। एक क्षेत्रीय भाषा पढ़ेंगे, एक राष्ट्रीय भाषा पढ़ेंगे और एक अंग्रेजी पढ़ेंगे। तो ये 3 भाषा की अनुशंसा की गई थी। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई साउथ का है तो वो सबसे पहले कौन सी भाषा पढ़ेगा, तो वो तमिल पढ़ेगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा। इसके बाद वो क्या पढ़ेगा, हिंदी पढ़ेगा। इसके बाद वो क्या पढ़ेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा। तो ये 3 भाषा इसे पढ़ी जानी चाहिए। ठीक है, अब साउथ वाले ने इसे
इसको थोड़ा सा और उलट के क्या किया कि फर्स्ट लैंग्वेज तमिल, सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी और थर्ड लैंग्वेज के रूप में इन्होंने हिंदी को पढ़ा। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज हिंदी। और मेरी तमिलनाडु से पढ़ाई हुई है, तो मैंने वहाँ जो थर्ड लैंग्वेज के रूप में तमिल पढ़ा था। खैर, अब साउथ वाले ने तो ये किया, हिंदी वाले के लिए कहा गया था कि ये कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक आधुनिक भारतीय भाषा। और इधर वाले हम जो नॉर्थ स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग वाले हैं वो काफ़ी चालाक निकले। उन्होंने क्या किया कि एक हिंदी तो पढ़ा अपनी प्रथम लैंग्वेज के रूप में, दूसरे लैंग्वेज के रूप में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ा, और थर्ड लैंग्वेज के रूप में आप लोगों ने क्या पढ़ा है? संस्कृत पढ़े हैं। चलिए, संस्कृत, मैथिली या उर्दू, उर्दू हो गया इस तरह से। हाँ हेलो, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है, कहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, तो इनकी जो त्रिभाषा फॉर्मूला है ये काफ़ी कारगर रहा था। खैर, आइए इसके बाद आ जाइए। अगला जो है कि आप देखेंगे प्रथम शिक्षा नीति नेप 1968, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये 1968 में आता है, इंदिरा गांधी के सरकार में आता है। और किनकी अनुशंसा पे? कोठारी आयोग ने अनुशंसा किया था, इसलिए ये आता है। इनका जो लक्ष्य आप देखेंगे, जिस तरह से हमारे सरकार की मान्यता है, राष्ट्रीय एकता है ना, सामाजिक दक्षता और समाजवादी समाज। ठीक है, तो ये तीनों चीज इसकी विशेषता रही थी। इसके बाद 10+2+3 की नीति अपनाई गई यहाँ। ठीक है, ये अनुशंसा जो है 10+2+3 जो है ये दिया गया था कोठारी आयोग में, इसे अपनाया गया है नेप 1968 में। चलिए, एक और चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप में से कोई साथी है जो जिनके माता पिता शिक्षण के क्षेत्र में है, या आपके आसपास कोई है जो टीचर है? यस सर। तो आप देखेंगे कि उनको समय समय पर एक इसमें ट्रेनिंग में जाना होता है नहीं? यस सर। हाँ, तो उसे कहते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग। ये जो सिस्टम लाया गया था इसी नीति में लाया गया है, यानी कि शिक्षक को कि इन सर्विस यानी कि निरंतर जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, निरंतर प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार टीचर ट्रेनिंग करके आ गए हैं, बीएड डीएलएड करके आ गए हैं, टीचर बन गए हैं, तब उनको प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अनुकूल जो है चीज़ें बदलती रहती है, व्यवस्थाएं बदलती रहते हैं, मॉडल बदलते रहते हैं, जो हम टीचिंग एड्स होते हैं वो बदलते रहते हैं, तो इसलिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इन सर्विस ट्रेनिंग है। अब आते हैं हम लोग जो आज तक के सबसे बेहतरीन जो नेप है, नेप 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेप 1986, इसे जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा माना जाता है। आप देखिएगा, जो आजादी पूर्व किसे मैग्ना कार्टा कहा गया है? कोई साथी अगर याद कर पाए तो। आजादी पूर्व जो है किस आयोग को या किस जो कमीशन है उसको मैग्ना कार्टा कहा है? वुड डिस्पैच को कहा गया है? नहीं याद है? चलिए, 1986 को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्यों कहा गया है अभी हम लोग इस पे आते हैं। ये राजीव गांधी के सरकार में आया था, राजीव गांधी जी लेके आए थे। इनकी बहुत सारी सिफारिशें हैं, लेकिन मुख्य सिफारिश है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, खासकर 6 या 7 मुख्य सिफारिश आप लोग याद रखिएगा। पहली जो सिफारिश है वो है इनका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। अभी ब्लैक बोर्ड मिलता है?
बिहार के जो नहीं, साथी, हाँ, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को हम लोग कहते थे स्लेट, है, यही कहते हैं, कुछ और कहते हैं आपके यहाँ? यही कहते हैं। स्लेट, हाँ, हमें भी हमें भी मिला था। चलिए, तो ये था। इसके बाद इन्होंने कहा था कि 100% इनरोलमेंट, 100% नामांकन हो 8 से लेके 15 साल के बच्चों का, ठीक है, 8वीं तक के बच्चों का क्या हो, 100% नामांकन होना चाहिए। तीसरा, इन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में ग्रामीण शिक्षा को बेहतरीन करने के लिए नवोदय नवोदय स्कूल की स्थापना की। आप में से कोई है जो जिनके आसपास नवोदय स्कूल से कोई पढ़े लिखे हैं? हमारे जो हिंदी वाले सर है वरुण जी, वो वहीं से पढ़े हैं, नवोदय से पढ़े हैं। और आप देखेंगे कि नवोदय में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कि 5वीं में इसका एक प्रवेश परीक्षा होता है, वो परीक्षा पास कीजिए, इसके बाद आपको 12वीं तक है कि एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, बेहतरीन शिक्षा दी जाती है। आप अपने यहाँ देखेंगे तो दो, एक हो गया केवीएस, एक एनवीएस और एक सैनिक स्कूल। इन तीनों में जो सरकारी स्तर पे काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो ये योजना इन्होंने लाया था और ये काफ़ी सक्सेस हुआ था। सक्सेस अभी थोड़े से डाउन हुआ है, लेकिन ठीक है। तीसरी अनुशंसा आप देखेंगे, ओपन यूनिवर्सिटी। इन्होंने अनुशंसा किया था कि ओपन यूनिवर्सिटी खोली जानी चाहिए, और इन्हीं के समय में इग्नू की स्थापना होती है। चलिए, चार हो गए। पांचवा आप देखेंगे तो कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर शिक्षण। भारत में जो टेक्नोलॉजी है आज़ादी के बाद से है, जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो काम किया है, ये राजीव गांधी जी ही काम किए हैं। और इन्होंने कंप्यूटर लिटरेसी यानी कि कंप्यूटर शिक्षण होने चाहिए, इस पर खूब बल दिया था। चलिए, तो ये इनके जो 6 महत्वपूर्ण सुझाव थे, इसे आप याद रखेंगे। चलिए, आगे बढ़े। चलिए, इसके बाद एक समिति आती है, आचार्य राम मूर्ति समिति। और ये खासकर आया था कि 1986 में जो आचार्य राम मूर्ति समिति, इस समिति के लाने के पीछे जो उद्देश्य था, ये था 1986 के जो शिक्षा नीति है, 1986 के जो शिक्षा नीति है, उसके समीक्षा के लिए। अब इन्होंने समीक्षा किया तो क्या किया, नवोदय की इन्होंने कड़ी आलोचना की। नवोदय व्यवस्था है इसकी, नवोदय की कड़ी आलोचना करते हैं। चलिए, इसके बाद इनकी जो सिफारिशों में से एक है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू होना चाहिए, जो अभी लागू हुआ है। चलिए, इनका नाम देखेंगे आप, एक प्रबुद्ध और मानवीय समाज की ओर, इसके हेडलाइन होते थे। अभी जब मैं आप लोगों को एक टेबल भेज दूंगा जिसमें सभी के नाम रहे, जितने भी आयोग आए हैं उसके सबके नाम रहेंगे, और उसकी जो खास विशेषताएं हैं वो रहेगा। आप में से कोई साथी हमें याद दिला दीजिएगा। इसके बाद आता है, एक बार रिपीट करिएगा, क्या बोला आपने? हाँ, मैंने कहा कि जो जितने भी ये आयोग आए हैं आज़ादी के बाद के, तो उस सब का एक ही टेबल में बना के दे देंगे कि आयोग, उसका नाम, जो नाम से भी सवाल आता है, उसके अध्यक्ष एवं उसके जो विशेषता है 3-4 वो। तो ये आप में से कोई साथी याद दिला दीजिएगा, कई बार भूल जाते हैं। इसके बाद देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, इसको जो कहा जाता है पीओए, प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। पीओए, प्लान ऑफ एक्शन इसे कहा जाता है। यानी कि 1986 में जो सिफारिशें हुई थी उसे इसे लागू करवाना है। ठीक है, तो लागू करवाएंगे। अब देखिए, इससे पूर्व जो एक समिति थी, उन्होंने नवोदय शिक्षा की कड़ी आलोचना की। इन्होंने क्या किया
कि नहीं, नवोदय शिक्षा अच्छी चीज़ है, चलनी चाहिए, तो नवोदय को इन्होंने प्रमोट किया। दूसरा इन्होंने क्या किया कि ब्लैक बोर्ड जो दिया जाता था तो पहला और दूसरे विद्यार्थी के लिए दिया जाता था, तीसरा चौथा पांचवा को नहीं दिया जाता था। इन्होंने कहा कि सभी प्राइमरी वाले को ब्लैक बोर्ड मिलनी चाहिए, सभी स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड मिलनी चाहिए। चलिए, अब एक और अनुशंसा, आप लोग स्कूल देखिए अपने आसपास के, खासकर प्राइमरी स्कूल देखिए। आपके प्राइमरी स्कूल में, आपके आसपास के जो सरकारी स्कूल हैं, कितने कमरे होते हैं? कोई देखे हैं, किन्हीं को याद है? नहीं है। आमतौर पे 2 कमरे होते हैं। इन्होंने कहा कि जो स्कूल के कक्षा में 3 कमरे और 3 टीचर होने चाहिए, 3 कमरे और 3 टीचर प्राइमरी शिक्षा में होने चाहिए। इसका चौथा जो इनकी अनुशंसा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अब देखिए, हमारा राष्ट्रीय जो साक्षरता दर है वो अभी भी कम है, लेस देन 80% है, और उस समय तो और कम था। तो उन्होंने कहा था कि हम इसे साक्षरता दर को कैसे सुधारें, तो 15 से लेके 35 तक के जो लोग हैं उनको इवनिंग स्कूल में पढ़ाया जाए, जो वहीं टोला स्कूल जो कहिए, टोला स्कूल करके, ये कि दिन भर तो काम करते हैं, शाम को आए और उसी टोल में से जो साक्षर व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है, वो इन लोगों को पढ़ाए। वो अलग बात है कि ये योजना सफल नहीं हो गया और जिनके हाथ में दिया था उन्होंने सारा खा गया इसे, लेकिन योजना अच्छी थी ये। चलिए, 2 समिति और हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद कि रहने दे इतना है तक, कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कोई सवाल, कोई प्रश्न है आप लोगों का तो पूछिए। और आप लोग से एक ये था, सुझाव चाहिए था कि हम लोग जो है कि पूरा यूनिट समाप्त करके जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करें, या बीच में एक दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ तक समाप्त हो जाता है तो एक दिन क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लें, 50 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन है, 1 घंटा में 30 क्वेश्चन हो पाएगा। बताइए आप लोग, कुछ आप लोग का कोई सजेशन है? सर डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, तो कल हम लोग जो है ये जितने भी आयोग आए हैं उसे समाप्त करके हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन एक दिन कर लेंगे। इसके बाद फिर से क्लास चालू करेंगे और तब तक आप लोग इतना पढ़ लेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो आज के लिए वो लिस्ट आयोग की, हाँ मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी साथियों का शुक्रिया, कल मिलेंगे।